हाँ जी, आज हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा, क्लास 7th, लेसन 5 और लेसन का नाम है जल। सभी टॉपिक क्लियर करते हुए आज हम ज्वार भाटा के टॉपिक को पढ़ेंगे। समुद्री जल स्तर नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। यानी जो भी महासागर है उनमें जितना भी पानी है वो नियमित रूप से मतलब जो उसकी दिनचर्या है प्रतिदिन नियम से वो दिन में कितनी बार, 2 बार, 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। ठीक है, ज्वार भाटा में पहली बात हमने क्या सीखी कि नियमित रूप से समुद्री जल, जो महासागरों में जल स्थित है वो समुद्री जल कितनी बार, 2 बार, 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार ही नीचे गिरता है। जो पानी ऊपर उठा है वो नीचे गिरेगा ही, 2 बार ही नीचे गिरता है। उसके बाद ज्वार की स्थिति में समुद्री जल तट के भीतरी भाग में काफी दूर तक आ जाता है। हम 2 स्थितियों को रखेंगे, एक तरफ रखेंगे हम ज्वार, दूसरी तरफ रखेंगे हम बाटा। ये समुद्र में पानी के उतार और चढ़ाव की स्थिति है। अब ज्वार में क्या होता है कि ज्वार की स्थिति में समुद्री जल तट के भीतरी भागों में काफी दूर तक आ जाता है और कुछ घंटों बाद भाटा की स्थिति आने पर वह वापिस समुद्री भाग में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आप लिखिए, जब ज्वार की स्थिति होगी तो क्या होगा, समुद्री जल तटीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। समुद्री जल तट के भीतरी भागों में काफी दूर तक आ जाता है, अंदर आ जाता है समुद्री जल तट के आसपास और पहुंच जाता है या आ जाता है, आप कैसे भी कर सकते हो। और कुछ घंटों बाद, ज्वार मतलब होता है पानी का तीव्रता से ऊपर चढ़ना, और कुछ घंटों बाद जब उसकी तीव्रता खत्म हो जाती है पानी की, तो वह वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, जो जैसे पहले था वैसे वापस अपनी वापस समुद्री भाग में पहुंच जाता है। यानी समझ आ, देखो 1 मिनट में बताती हूँ। जब पानी चढ़ता है तीव्र वेग के कारण तो वो समुद्र से किनारों की तरफ उछाल मारता है और तेजी से ऊपर चढ़ता है। कुछ घंटों तक ये स्थिति रहती है, लहरें ऊंची ऊंची जाती हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब पानी नीचे उतरना शुरू होता है तो वो तटों से वापस कहां पहुंच जाता है, समुद्र में। समुद्री क्षेत्रों से वो तटों की तरफ आया था और भाटा की स्थिति में वो समुद्री तटों की से वापस समुद्र में पहुंच जाता है। तो नियमित अंतराल से प्रतिदिन समुद्री जल स्तर के इस प्रकार ऊपर उठने व नीचे गिरने, 2 बार नियम से पानी ऊपर उठ रहा है, 2 बार नीचे गिर रहा है, तो पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने को ही हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। क्या कहते हैं, मयंक जवाब दो, म्यूट करके नहीं बैठो। हाँ, ज्वार और भाटा। ठीक है, अब क्या होता है, बढ़े हुए जल की स्थिति, ज्वार एवं घटे हुए जल की स्थिति को हम क्या कहेंगे, भाटा। दूसरा पॉइंट, अगर अंतर पूछ ले कि ज्वार और भाटा में क्या अंतर है, तो आप लिखते जाओ इस क्वेश्चन को साथ साथ मेरे। बढ़े हुए जल की स्थिति को हम क्या कहते हैं, बढ़े हुए जल स्तर की स्थिति, यानी चढ़ता हुआ जल, ज्वार कहलाती है।
और घटते हुए जल स्तर की स्थिति क्या कहलाएगी? भाटा। घटे हुए जल स्तर की स्थिति भाटा कहलाती है। भाटा वो नहीं जो पत्थर होता है, ये पानी में उछाल मारने वाली तेजी से तीव्र गति से उठती हुई और गिरती हुई लहरों को कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में ही ज्वार भाटे का अनुभव किया जा सकता है, यानी बीच समुद्र में, खुले सागर में आप ज्वार भाटे को महसूस नहीं कर सकते हैं। जब पानी उछलता हुआ किनारे की तरफ आएगा, तटों की तरफ, तो आपको ज्वार की स्थिति महसूस होगी। देखिए बीच में तो महासागर है और बहुत सारा पानी है, वो ऊपर गिरता रहता है, हमें उसका महसूस नहीं होता, लेकिन वो टकराता है तटों के साथ और जब ऊपर उठता है तो हमें महसूस होता है कि हाँ अब ये ज्वार की स्थिति बननी शुरू हुई है। और जब वो पानी गिरता है और फिर वापस समुद्र में पहुंचता है तो वो कौन सी स्थिति होती है? भाटे। आवाज नहीं आ रही अब? आपके बेटे नेटवर्क में इश्यूज होंगे। अपना माइक या खोल के रखो, म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? खोल के देखो बेटा, अपना चेक करो। खुले समुद्र में हम कभी भी ज्वार भाटे का एहसास नहीं कर सकते हैं। ज्वार भाटा केवल हमें तटीय क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। ये क्लियर है इतना? उसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य व चंद्रमा दोनों ही अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। यानी जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, चाहे वो सूर्य की तरफ से लगे चाहे चंद्रमा की तरफ से पृथ्वी पर, तभी ये स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन सूर्य हमसे बहुत दूर है, चंद्रमा नजदीक है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से काफी कम है। यानी जो चंद्रमा है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो सूर्य की शक्ति से कम है, किंतु हमारे पृथ्वी के निकट होने के कारण इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे चंद्रमा, दोबारा से सुनो लाइन को, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कम है। किसकी शक्ति कम है? किसकी कम है मयंक? चंद्रमा की। किससे कम है? सूर्य से। क्यों कम है? क्योंकि पृथ्वी के निकट होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव, पृथ्वी के निकट कौन है? सूर्य नहीं है, चंद्रमा है, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसी के परिणाम स्वरूप जो समुद्री जल है वो आकर्षित होकर ऊपर उठता है, जिससे किसकी स्थिति आती है? ज्वार की। और हेलो, हाँ जी बोलो। हाँ, और कुछ घंटे बाद इस स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जब जल का स्तर नीचे गिरता है तो वो क्या कहलाता है? भाटा की स्थिति। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो। ज्वार की स्थिति में सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही ऐसा होता है, ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब ज्वार भाटा कितनी प्रकार के होते हैं? ज्वार भाटा हर दिन एक ऊंचाई के नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। वे पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या है उससे ये महसूस होते हैं। पहले आप इसको लिखो, जो मैंने लिखवाया इसको जल्दी से उतारो। समुद्री तटों पर तीव्र वेग से ऊपर उठने की स्थिति ज्वार कहलाती है। पानी के
वेग से नीचे गिरने की स्थिति भाटा कहलाती है। देखिए, समुद्री जल तट के भीतरी भागों में काफी दूर तक आता है। इसमें भाटा में कुछ घंटों बाद में वापस समुद्री भाग में पहुंच जाता है। ज्वार में बढ़े हुए जल स्तर की स्थिति ज्वार कहलाती है, घटे हुए जल स्तर की स्थिति भाटा कहलाती है। पानी के समुद्री तटों पर तीव्र वेग से ऊपर उठने की स्थिति ज्वार कहलाती है। पानी के निम्न वेग से नीचे गिरने की स्थिति भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा के प्रकार कितने हैं? ये है तीन प्रकार के। बृहत ज्वार भाटा, जो अब यहां पर हम लेते हैं ज्वार भाटे के प्रकार। कितनी तरह के हैं ये? जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वर्णन करते जाएंगे। बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, जो पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है उस दिन उच्चतम ज्वार की स्थिति बनती है, यानी ज्वार अपने उच्चतम वेग पर होता है। क्यों? क्योंकि इन दिनों, कब? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक लाइन में होंगे तो बृहत ज्वार भाटा बनेगा। आपको ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट बता रही मैं। इसके प्रकार में बृहत ज्वार भाटा यानी बहुत ज्वार से पानी का ऊपर चढ़ना, बृहत बड़े पैमाने पर ज्वार भाटा का बनना। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन उच्चतम ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। क्यों होती है? इसका रीजन है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद लघु ज्वार भाटा, दूसरा पॉइंट है। दो प्रकार बताए इसके, बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चरण में होगा तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर, यानी समकोण बनाते हुए, एक दूसरे का ऐसे कोण सा बनाते हुए, सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण एक दूसरे को संतुलित कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप ज्वार और भाटा के जल स्तर के बीच अंतर काफी हो जाता है। किसके कारण? चंद्रमा जब अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, यानी पहले और आखिरी चरण में होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर समकोण सा बनाते नजर आते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण एक दूसरे को प्रभावित करता है, संतुलित करता है, जिसके कारण ज्वार और भाटा के जल स्तर के बीच अंतर काफी कम हो जाता है। ऐसे ज्वार भाटा को क्या कहा जाता है? लघु ज्वार भाटा। दो प्रकार की टाइप्स है इसकी ज्वार भाटा की, बृहत ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा से हमें क्या लाभ है? ज्वार भाटा कई तरह से उपयोगी है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद, जब नदियां आती हैं तो अपने साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद वो बहा कर लाती हैं। गाद का मतलब होता है कीचड़, गारा, उसको वो साथ में लाती हैं और लाकर वो पतन जो क्षेत्र होते हैं जहां पर उनको थोड़ा सा ठहराव दिखता है, जहां पर जहाज वगैरह आकर रुकते हैं, वहां उस क्षेत्र में वो थोड़ा उनको समतल सा लगता है, वहां पर वो जमा करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो ज्वार का जल जब वापस जाता है, उस पतन क्षेत्र से जितनी भी गंदगी होती है उसको अपने साथ ले जाता है। जो भी गारा कीचड़ होती है उसको वापस बाहर ले जाता है, जिससे पतन क्षेत्रों पर गाद नहीं जमने पाती। नहीं तो आप देखिए, नदियां जब समुद्र में गिरती है और समुद्र के बाहर ही पतन होते हैं बिल्कुल साथ में, तो अगर इतना गाद वहां पर इकट्ठा जमा होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ये नदियां जब वापस जाती हैं तो उस गाद को अपने साथ ले जाती हैं। पहला फायदा तो ये कि ज्वार भाटा का लाभ है, क्योंकि तटों पर ज्वार बहुत तीव्र वेग से उठता है और जब नीचे गिरता है तो वो वापस जाते हुए इन तटों से उस सारी गाद को ले जाता है। फिर दूसरा, पतन क्षेत्र में ज्वार की स्थिति आने पर जल की गहराई चढ़ जाती है। जब पतन क्षेत्र होते हैं, तटों के आसपास के जो क्षेत्र है, वहां पर जब ज्वार आता है तो पानी खूब ऊपर तक, गहराई तक चढ़ जाता है और बड़े बड़े झार भीतरी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। यानी
जैसे जहाज ने चलना शुरू किया, जब ज्वार आया तो उसकी दिशा भी वो एक तीव्र वेग से बहेगा, तो दिशा में एक दिशा देता है जहाजों को। जैसे जैसे ज्वार अपनी लहरों को खींचेगा तो समुद्री रास्तों में जहाजों को आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिल जाता है और जहाज भीतरी क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर पानी अंदर समुद्र में ही उछाल खा रहा है, लहरें, तो जहाजों को चलने में दिक्कत आती है। लेकिन जब पानी तटों की तरफ आ गया बहुत सारा और ऊपर चढ़ा, तो बीच का पानी थोड़ा सा निम्न वेग पे हुआ, तो जब जहाजें वहां से निकलेंगी तो उनको एक दिशा से मिलती है और वो जल्दी जल्दी भीतरी क्षेत्रों तक जाकर अपना काम समाप्त करके वापिस भाटा के आने से पहले वापिस आ जाती हैं। ऐसा नहीं ज्वार एकदम चढ़ा और नीचे गिरा, काफी तेजी से ऊपर चढ़ता है, नीचे आने में इसको कम से कम 3 4 5 घंटों का टाइम लगता है। तो इतनी देर में समुद्री जहाज अंदर तक जाकर अपना काम करके आ सकते हैं। कई बार पूरा दिन भी लग जाता है, दिन में 2 बार गिरता है तो समझो 5 6 7 घंटों का गैप होता है। जैसे गहरे समुद्र की ओर गए और जल्दी से अपनी यात्रा, जो भी उनका कोई सामान इधर उधर करना वो करके अपना काम करके वो आ जाते हैं। गुजरात में ऐसा कौन सा पतन है? कांडला। पश्चिम बंगाल में हल्दिया पतन है। बंदरगाह में ज्वार की स्थिति का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ज्वार की स्थिति में जो पतन है, गुजरात का कांडला और पश्चिम बंगाल में हल्दिया पतन, ये ऐसे पतन है जो ज्वार से लाभ लेकर समुद्री जहाजों को अपना काम करने में मदद करते हैं। ज्वार भाटे की तीसरा पॉइंट क्या है? ज्वार भाटे की ऊर्जा का उपयोग जो है वो विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। जो बिजली हम पैदा करते हैं वो भी की जा सकती है, क्योंकि ज्वार भाटे से पानी एकदम ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है, तो टरबाइन चलाकर एक खाड़ी नुमा जगह को बनाकर वहां पर इस पानी को इकट्ठा करके और फिर गेरा जा सकता है। जिस तरह से नदियों का पानी हम टरबाइन के थ्रू एक खाड़ी सी बनाकर उसके थ्रू नीचे गिरते हैं, तो स्थिति खुद बन रही है कि पानी चढ़ता है और नीचे गिरता है, तो इससे विद्युत उत्पादन की जा सकती है। जापान और कनाडा जो भी, हेलो, अभी नहीं आ रही आवाज? आ रही है? जापान और कनाडा में ज्वारीय विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। जापान और कनाडा ऐसे देश है जहां पर इससे ज्वारीय क्षेत्रों से, मतलब पानी के ज्वार से विद्युत उत्पन्न की जाती है, वहां पर ज्वारीय विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहां कहां पर? जापान और कनाडा में। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन को आज इतना ही पढ़ाऊंगे, क्योंकि फिर मिक्स कर दोगे। कल मानव और महासागर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाते हैं, कल अपना तो ये लेसन खत्म हो जाएगा। आपने बेटा क्वेश्चन लिखे थे जो मैंने कल भेजे थे, इसके सैटरडे को क्वेश्चन भेजे थे 3। आगे आज मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो चुके हैं ना 1 मार्क्स के, सारे को मैं भेज दूँ। ठीक है, लिख लेना कॉपी में, क्योंकि सीआरएफ में भी 1 1.5 महीना तक ही रहेगी ये, फिर आगे आगे काम बढ़ता जाएगा, पीछे का लैप्स होता जाएगा, तो इसको उतार लिया करो कॉपी को। काम लिखने वाला तुरंत किया करो, क्योंकि आपके पास एक मटेरियल हो याद करने के लिए। आज हमने पढ़ा ज्वार भाटा किसे कहते हैं, ज्वार और भाटा में अंतर क्या है, और उनके लाभ और उनके प्रकार। हाँ जी, ज्वार भाटे का लाभ हम समुद्री क्षेत्रों के बीच में नहीं ले सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ज्वार भाटा हमेशा हम तटीय क्षेत्रों में ही ले सकते हैं इसका लाभ। ठीक है बेटा, तो मैं इसकी ब्लैक भेज दूंगी, आप देख लेना इससे जो भी क्वेश्चन आप बता रहे। ओके। हाँ जी, क्या टाइम होगा आपकी नेक्स्ट क्लास का? टाइम तो नहीं हुआ? क्या टाइम हुआ है? 12? अभी तो टाइम है, उतार लो इसमें इसको। बढ़ी हुई जल की स्थिति ज्वार कहलाती है, घटे हुए जल स्तर की स्थिति भाटा कहलाती है।
उतारो बेटा इसको। ठीक है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? हेलो, हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? उतार लिया था। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, समझ आ गया? जो पानी होता है समुद्र का, ये दिन में 2 बार ऊपर चढ़ता है, 2 बार नीचे गिरता है, लेकिन हम पूरा जो अगर महासागर देखें तो उसमें हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि उसमें पानी निरंतर उछाले खाता रहता है। तो वहां पर हमें ज्वार भाटे की स्थिति का एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं कर सकते। हम इसका एहसास कभी भी खुले समुद्र में नहीं कर पाएंगे। इसका एहसास हमें समुद्री जो तटीय क्षेत्र है, जो तट है किनारे पर, जब पानी तीव्र वेग से लहरें खाता हुआ तट की तरफ आएगा और एक उच्च स्तर से ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो हमें महसूस हो जाएगा कि ये ज्वार है। और जब वो एकदम नीचे गिरेगा घटे हुए वेग की वजह से, तो वो कहलाता है भाटा। और ये 2 प्रकार का होता है, वृत्त ज्वार और लघु ज्वार भाटा। इसके लाभ है, नदियों द्वारा जो गाद जमा होती है वो वापिस लहरों के साथ वापिस चली जाती है जब ये लहरें वापिस जाती हैं। दूसरा, समुद्री जहाज ज्वार भाटा की स्थिति में एक अंदर तक समुद्र रास्ते के थ्रू भीतर तक जाकर जहां तक उनको जाना होता है गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपना काम करके पूरा आ सकते हैं। तीसरा रीजन, हम ज्वार भाटे से विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। 3 लाभ हो गए इसके, 2 प्रकार हो गए। और ज्वार भाटा की जो स्थिति है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का बल के कारण बनती है, लेकिन पृथ्वी पर चंद्रमा का बल ज्यादा होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, मेन मेन टॉपिक्स मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं आपके, और क्वेश्चंस लिख लेना, साथ में याद करते रहना। मे भी कल आपका चैप्टर क्लियर हो जाए, आज खत्म हो जाएगा कल कंप्लीट। आज मैं इससे संबंधित जो छोटे क्वेश्चंस है वो सब भेज दूंगी। देखिए, आज इसके क्वेश्चन बनेंगे, जलमंडल से क्या तात्पर्य है? सभी ने पढ़ा था ना, पानी वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जलमंडल। चाहे वो नदियां हो, झीलें हो, तालाब हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, जहां पर पानी होता है वो सब जल के स्रोत हैं और वो क्या कहलाते हैं? जलमंडल। मैं समझा रही हूँ आपको, क्वेश्चन में भेज दूंगी, याद कर लेना। दूसरा है, ज्वार किसे कहते हैं? अभी समझाए ना, पानी के ऊपर तीव्र वेग से चलने की। हाँ, दिन में 2 बार ज्वार ऊपर चढ़ता है और पानी नीचे गिरता है। ज्वार जल के तीव्र गति से ऊपर चढ़ने की गति है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है। हाँ, पानी का है। हाँ, और जब हम ऊपर से देखते हैं अंतरिक्ष से, तो हमें सारी पृथ्वी जल की अधिकता होने के कारण कैसी दिखाई देती है? नीली नीली। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और इसका दूसरा नाम क्या है? जलीय ग्रह। लवणता की परिभाषा दीजिए। समुद्री जल में लवणता की मात्रा, जो नमकीनपन सा आता है, उसी को हम लवणता कहते हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, उसमें जो लवणता का मिश्रण होता है, उसी के कारण उसे लवणीय कहा जाता है। सुनामी क्या है? समुद्र में उठने वाली तूफान को कहते हैं। ये बड़ी तीव्र वेग से भी आता है, अभी कुछ दिन पहले भी आया था, आगे भी संभावना बता रखी है मौसम की। तो ये जो समुद्र के आसपास के एरिया है उनमें उठता है। 2000 में आपका यहाँ लेसन में भी था, मैंने सुनामी का एग्जाम्पल देके बताया था। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्वी एशिया के 11 देशों में सुनामी आया था। सुनामी होता है समुद्र के अंदर जो चट्टाने हैं उनमें भूस्खलन, ज्वालामुखी या लावा जैसी स्थिति उत्पन्न होना या भूकंप का आना। इसके कारण समुद्री लहरों में बहुत तेजी से समुद्र में उछाल आता है, जिसके कारण ये लहरें इतने तीव्र वेग से बहती है कि तटों से बाहर पानी आ जाता है और आसपास के क्षेत्रों को ये प्रभावित करती हैं, उनको बहा ले जाती हैं। विनाश होता है, बहुत सारा धन भी नष्ट होता है, लोग भी मर जाते हैं, जो इमारतें होती हैं, गाड़ियां होती हैं, सब टूट फूट जाती हैं, यातायात ठप हो जाता है, संचार के साधन टूट फूट जाते हैं, बहुत भारी तबाही मचती है। सुनामी समुद्र में आता है, समुद्र में उठने वाली लहरों कहते हैं। महासागरीय जल की 3 प्रकार की गतियां। महासागरीय जल की 3 प्रकार की गतियां होती है। एक तरंग के रूप में, इस तरह से वो गति करते हैं, एक लहरों के रूप में, और दूसरी होती है एक तरंग के रूप में, दूसरी धाराओं के रूप में, और तीसरी ज्वार भाटा के रूप में।
3 प्रकार की गतियां। सारे क्वेश्चन मैंने आपको 1 मार्क्स के जो भी थे वो समझा दिए और ये ही आज मैं भेज देती हूँ। आप इनको उतार लेना और याद कर लेना, क्योंकि मैंने अभी समझाया तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ जी। आपको कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत आज तक जितना भी पढ़ा इसमें? ठीक है, तो हाँ जी, चलिए।